नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है आपका वैदिक संस्कृति। तो आज क्या हम वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बताएं इस चैप्टर के बारे में तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या है काफ़ी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी, परंतु क्या है जो ये वीडियो रहने वाली आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि क्या है हम इसमें क्या है इतना कुछ बताएंगे आपको कि आपके एग्जाम से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो क्या है इस वीडियो को अंत तक देखें और हमसे एक तरीके से जुड़े रहें, और इसीलिए क्या है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपको कराएंगे आज आपका जो है वैदिक संस्कृति के बारे में कराएंगे। सबसे पहले आपको क्या है जो वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बता लें। तो इससे पहले क्या है हमने आपका हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर कराया था उसमें देखेंगे तो हमने क्या हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता देखी थी, बहुत सारा कुछ इसमें देखा था। आपका लिपि देखी थी, आपका कहाँ कहाँ फैली हुई थी स्थिति देखी, उसकी सारा कुछ एक तरीके से हमने डिटेल से देखा था। आज क्या है हम वैदिक संस्कृति को देखेंगे। तो अगर थोड़ा सा कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है वो हड़प्पा का ही आगे का पार्ट है, देखते हैं। परंतु क्या है इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ जो धारणा यहाँ से गलत साबित होती है। क्यों? क्योंकि अगर देखें जो आपका वैदिक संस्कृति है वो पूर्ण रूप से क्या है ग्रामीण है, परंतु जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से देखेंगे तो एक आपका नगरीय सभ्यता है। उसके बाद देखेंगे वहाँ के अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हमें वहाँ पर क्या है मातृसत्तात्मक के गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है मूर्ति ज़्यादा प्राप्त हुई थी किसकी, आपकी मातृ देवी की। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें आपका वैदिक जो संस्कृति में, तो वैदिक संस्कृति में टोटल हमें जो आपका पितृसत्तात्मक जो परिवार दिखाई देते हैं, जो आपकी इसकी जो वैदिक सभ्यता की जो आपका राजनीतिक स्थिति है। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ का अगर स्थिति की बात करें अगर वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता आपका पाकिस्तान का जो सिंधवाला है जहाँ पर हड़प्पा थी, परंतु बाद में क्या है अगर उत्तर वैदिक काल को देखें तो वो टोटली अगर देखेंगे तो हम जो हमारी सभ्यता है वो गंगा घाटी के किनारे बसी हुई, तो जो उत्तर वैदिक काल आपका। और देखिए थोड़ा सा और डिफरेंस जानने की बात करें तो वहाँ के जो मृदभांड है इनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको चित्र दूसरे मृदभांड मिलते हैं वैदिक संस्कृति में। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ से आपको क्या है लाल और क्या है गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त होंगे। इस प्रकार क्या है डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, फिर भी क्या है कुछ इतिहासकार कहते हैं, परंतु क्या है उस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाएंगे। अब क्या है हम अपना थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो है वैदिक संस्कृति को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका ये मैंने आपको अंतर बता दिया है। उसके बाद में क्या है हम जो वैदिक शब्द है, वैदिक संस्कृति के बारे में देखें तो जो वैदिक शब्द है क्या है संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ देखेंगे क्या है जानना या आपका ज्ञान। ये क्या है इसका अर्थ है। अगर देखेंगे जो वैदिक शब्द का अर्थ है, अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका ज्ञान है, ज्ञान का ही पर्यायवाची आपका वैदिक है या वेद है, वेद कह सकते हैं या वैदिक कहते हैं। तो इसी का पर्यायवाची हमें देखने को मिलता है, आपका जो ज्ञान है वही वैदिक का पर्यायवाची है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो अगर वैदिक संस्कृति के बारे में देखें तो हम क्या है इसमें आज क्या क्या जानने वाले हैं, इसका एक हम क्या है खाका तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या है उन्हीं टॉपिक पर आपका फिर क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका क्या है हम कालखंड देखेंगे। इसे क्या है सबसे पहले इसका कालखंड देखेंगे। अगर उसके बाद जाने तो इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है ये जानेंगे। उसके बाद में क्या है हम जानेंगे इसके स्रोतों के बारे में जानेंगे। आज क्या हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इन 3 टॉपिकों पर। अगर देखें अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्या है अगर हमारे ये क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या है जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो टोटली आपका जैसे ऋग्वेद है, और उसके बाद में क्या है उसका समाज है। समाज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखें आपका वैदिक संस्कृति में। उसके बाद में राजनीतिक स्थिति देखेंगे टोटली हम। तो अगर आप ये समझ लेते हो तो आगे वाले जो चैप्टर हम जो पार्ट्स आएंगे आपके कम से कम 3 या 4 पार्ट्स में बनेंगे, तो आप क्या बेटर तरीके से समझ पाओगे। इसलिए क्या है हमने सबसे पहले आपको जो भूमिका है, भूमिका आपके एक तरीके से दिमाग में हम तैयार कर रहे हैं। तो भूमिका आपके अगर ये समझ में आ गई तो उसके बाद में क्या है आपका जो चैप्टर है आगे वाली वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका कालखंड के बारे में जान लेते हैं। तो कालखंड की बात करें
अगर कालखंड की बात करें तो इसका जो कालखंड है हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। आपका जो वैदिक सभ्यता है उसे हम क्या है दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद देखेंगे आपका सेकंड है उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा करें तो इसका टाइम कब से कब तक है, तो इसका टाइम रहने वाला है आपका 1500 से लेकर 1000 BC। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, अगर देखें ऋग्वैदिक काल को ये हम क्या है पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ये और जान ले। जो आपका ऋग्वैदिक काल है पूर्व वैदिक काल है। उसके बाद में क्या है आपका इसका समय हो जाएगा 1000 से लेकर आपका 600 BC। अगर टोटली हम वैदिक सभ्यता की जो है आपका टोटल समय देखेंगे तो वो लिख देते हैं आपका टोटल हो जाएगा आपका 1500 से लेकर 600 BC। ये रहने वाला है आपका टोटली समय जो आपका वैदिक काल है। जो आपको देखें अगर देखें ऋग्वैदिक काल और क्या है उत्तर वैदिक काल का हमने आपको समय बताया है। अगर उत्तर वैदिक काल अगर यहाँ से सबसे पहले देखें एक और बात और जान लें यहाँ से कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है इसे हमने क्या है टू पार्ट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है। तो अगर देखें इसके जो अगर हम देखें यहाँ से तो 1000 में ही क्यों इसे डिवाइड किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है हमने दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया क्योंकि उस समय के क्या है यहाँ से कुछ संस्कृति इस प्रकार होगी, या कहें तो यहाँ पर जो पशुपालन है या आपकी आर्थिक स्थिति है वो किस पर डिपेंड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अब अभी जानेंगे जबकि ऋग्वैदिक संस्कृति टोटली क्या है किस पर डिपेंड थी, आपकी पशुपालन पर है। परंतु आपका जो उत्तर वैदिक काल में जो आपके जो आर्थिक स्थिति है वो किस पर डिपेंड है, टोटली अगर देखेंगे तो कृषि पर डिपेंड है। तो इसी प्रकार क्या है इसे डिवाइड कर लेते, परंतु क्या 1000 में ही क्यों डिवाइड करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो जाने तो आपका 1000 ईस्वी पूर्व में क्या है इसे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सबसे पहले हमें लोहे के प्रमाण है जो 1000 BC पूर्व में ही प्राप्त होते हैं। आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से क्या है हमें सबसे पहले लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया और 1000 में इसलिए ही डिवाइड किया क्योंकि अगर देखें हम 900 में 800 में या 950 भी कह सकते हैं, इसमें भी तो डिवाइड कर सकते थे, परंतु क्या है 1000 में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि क्या है आपका 1000 ईस्वी पूर्व में क्या अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आई होप आपके समझ आएगा। अगर देखें जाने कि अभी एक और आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा कि चलो ठीक है हमने 1500 से लेकर क्या है 1000 तो मान लिया, ठीक है 1000 से फिर 600 अगर इसका एंड क्यों मानते हैं, मतलब इसका अंत है। अंत तो अगर देखें जो हमारी वैदिक संस्कृति अभी तक भी चलती आ रही है, हम एक तरीके से आर्य की संतान है। तो आर्य जो हमारा जो देखेंगे जो धर्म है हमारा जैसे हिंदू धर्म है तो अभी तक भी चलता आ रहा है, परंतु फिर भी क्या है इसे हम यहीं क्यों स्टॉप कर देते। अगर देखें ये हमारे वेदों का समय है, जिस समय पर वेद लिखे गए थे 600 में क्या है इसलिए एंड हो गया। एंड यहाँ अगर देखेंगे क्योंकि क्या है इनकी जो रचना देखें, इनकी जो रचना हुई है रचना में और लिखने में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर जाने जो आपका वैदिक सभ्यता के लोग हैं उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, यह बात बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। उन्हें क्या है लिपि का ज्ञान नहीं, परंतु क्या है ये उन्होंने वेद रचे हैं, वेद उन्होंने रचे हैं। रचना में और एक तरीके से देखें आपका लिखने में बहुत अंतर है, तो उन्होंने रचे हैं वेद। देखें तो दिमाग में तो उन्होंने क्या है जो ज्ञान है जो वेदों का ज्ञान है किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है आगे बढ़ाया है, इस प्रकार देखते हैं। और वेदों की रचना अगर देखेंगे तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं है और देखें तो किसी एक समय में भी नहीं हुई है, ये और जान ले। क्योंकि वेदों की रचना क्या है अन्य ऋषियों द्वारा, कई ऋषियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है इसकी रचना होती रही है। उसके बाद में क्या है उन्होंने इस ज्ञान को क्या है आने वाले अपनी जो संतानों को क्या है बढ़ाते रहे हैं। इस प्रकार क्या है हम देखते हैं इनकी रचना हुई है किसकी, वेदों की। परंतु जब बाद में अगर देखेंगे हमारा जो मौर्य समय के बाद में हमें क्या है लिपि का ज्ञान होने लगता है, तो उसके बाद लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। उससे पहले शायद लिपि का मतलब हो गया होगा देखें तो आविष्कार, परंतु फिर भी देखें तो जो लिपि के सबसे प्राचीन साक्ष्य में आपके अशोक जो स्तंभ है जो अशोक के अभिलेख है उनसे मिलते हैं। उसके बाद में क्या है लिपि का ज्ञान होने के बाद में क्या है ये जो आपके वेद हैं और वेद पर जो कि टीका लिखी गई हैं, जो टीका आपको मैं बताऊं मध्यकाल अगर देखें आपका एक अकबर शासक हुआ है मध्यकाल में ही, तो अकबर के समय में क्या है अल्लोकनिषद जो आपका था यहाँ पर उपनिषद लिखे गए हैं। तो यहाँ देखें तो ये बाद में देखें तो मध्यकाल है जो हमारा मध्य भारत है उस समय तक लिखे गए हैं। उसके बाद देखें अगर और भी जाने की कोशिश करें तो 600 BC मैंने आपको बताया भी कि 600 BC में एंड क्यों करते हैं। तो 600 BC का मतलब ये है कि यहाँ जाने की कोशिश करें कि ये वही काल है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का, जिस समय क्या है आपके
जो 16 महाजनपद बनने शुरू हो चुके हैं। तो अगर देखें यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण शुरू हो चुका है। इसे द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं 16 महाजनपदों? क्योंकि क्या है आपका जो प्रथम नगरीकरण था वो है आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। देखेंगे जो आपका द्वितीय नगरीकरण हमारे जो 16 महाजनपद थे वो आ जाएंगे। उसके बाद में क्या है, एक आपका जो मगध है, जो महाजनपद एक मगध है, वो क्या है धीरे धीरे क्या है शक्तिशाली मतलब बनने लगता है, शक्तिशाली बनकर क्या उभरता है। और उसमें जो बहुत सारे कुछ शासक आते हैं इस प्रकार के, जैसे हम देखेंगे आपका बिंदुसार है और बिंबिसार। सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश में बिंबिसार है, अजातशत्रु उद्यन है, उसके बाद में देखेंगे सुशोनाग वंश है, नंद वंश है, उसके बाद में देखेंगे मौर्य वंश हमारा आता है। तो मौर्य वंश में अगर देखेंगे टोटली पूरे भारत पर क्या है अधिकार कर लिया था। उस देखेंगे जितना अधिकार किया था उस मतलब टाइप का जो है आपका अधिकार है, ये देखेंगे पूर्ण संपूर्ण भारत पर जो अधिकार है अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि कश्मीर वाले इलाके हैं, अगर गोवा वाले इलाके हैं, कुछ जो आपका अंग्रेज से रह गए थे। परंतु अगर देखें यहाँ पर जो आपका मौर्य हैं उन्होंने क्या है संपूर्ण भारत पर अधिकार जता लिया था। तो यह आपका थोड़े से पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। अब तो आप आई होप समझ गए होंगे। अगर हम देखेंगे आपका जो 1500 है, एक एक डेट बताएंगे 1500 क्यों है, 1000 क्यों है, 1000 मैंने आपको बता दिया, 600 आपको बता दिया। और 600 BC में देखेंगे एक और समय है आपका, जब क्या है आपका देखें तो बौद्ध है, जैन है, इस प्रकार के क्या है दार्शनिक हमारे कुछ सामने आते हैं, वो भी क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होते हैं। 1500 इसलिए क्योंकि क्या है हम मानते हैं कि आर्यों का आगमन है मध्य एशिया से, जो आए थे लोग हैं उनका जो आगमन है 1500 ईस्वी पूर्व में रहा होगा, उससे जस्ट पहले का 1500 या 1600 के करीब मानते। परंतु क्या है एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता। अगर देखें तो यहाँ पर 1500 फिर भी मानते। आपको क्या है एग्जाम देना है, एग्जाम में आपको पास होना, बाकी आपको यहाँ से PhD नहीं करनी है। यहाँ से देखें तो आप इन्हें याद कर सकते हो कि 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600, इसे हम बिल्कुल याद रख लेना, यही एक तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या है जो कालखंड है वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है ये हमने क्या है पहला पॉइंट अब कवर कर लिया है। उसके बाद देखें जो आपका उत्पत्तिकर्ता कौन है उसके, ये और जानेंगे हम। जो वैदिक आपका लोग है, वैदिक लोग, उसके क्या है उत्पत्तिकर्ता कौन है ये और क्या है हम जानेंगे अब। अगर यहाँ पर उत्पत्तिकर्ताओं की बात करें तो यहाँ पर भी क्या इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। इतिहासकारों में जो मतभेद रहा है उसे और जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर क्या है आपके दो मत निकल कर सामने आते हैं। अगर देखें यहाँ पर आपके दो मत निकल कर सामने आते हैं, एक तो आपका देसी मत है और एक आपका क्या है विदेशी मत। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य है वो भारत के ही मूल निवासी हैं और उन्होंने धीरे धीरे क्या है अपना यहाँ पर जो है ग्रामीण सभ्यता, उसके बाद में क्या है शहरी सभ्यता का विकास किया है। उसके बाद देखें कुछ ऐसे इतिहासकार जैसे मैक्स मूलर है आपका और अन्य एक और देखेंगे दो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो आपका आर्य है वो कहाँ से आए हैं, वो बाहर से आए हैं, वो बाहरी हैं। तो इस प्रकार सभी के बारे में जानेंगे एक एक करके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो जानते हैं सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले जाने देसी मत के बारे में। सबसे पहले हम जान लेंगे देसी मत। देसी मत में देखेंगे कौन कौन आपके इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि आर्य हैं वो भारत के ही मूल निवासी रहे हैं। तो जानेंगे। तो पहले स्थान जान लेते हैं। सबसे पहले आपका स्थान है कश्मीर, दूसरा आपका सप्तसैन्य प्रदेश, तीसरा आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश, चौथा देखेंगे आपका मध्य देश। तो इस प्रकार के देखेंगे तो हमारे सामने क्या है चार स्थान है, कश्मीर है, सप्तसैन्य प्रदेश है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है और आपका क्या मध्य देश है। तो इतिहासकार कहते हैं, जो भारत के इतिहासकार है ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि इन स्थानों से क्या है जो आर्य थे वो यहाँ से आए हैं और उसके बाद में क्या है संपूर्ण हमारे पूरे देश में फैल गए थे। तो उसके बाद में सबसे पहले देखेंगे आपका इनके इतिहासकार और देख लेते हैं कि ऐसा किस किस ने कहा है। जैसे आपका कश्मीर में है, कश्मीर से ही इनका क्या है विस्तार हुआ है आर्यों का, ऐसा कौन कहते हैं। तो आपके एक व्यक्ति हैं LD कल्लर, LD कल्लर कहते हैं कि जो कश्मीर से ही क्या है इनका विस्तार हुआ है।
अभी देखें तो मैप बनाकर, मैप के जरिए क्या है अच्छी प्रकार से क्या है इन्हें हम जानेंगे कि जैसे आपका सप्तसेंद्र प्रदेश कौन सा है जानेंगे, ब्रह्मर्षि प्रदेश किसे कहते हैं जानेंगे, मध्य देश किसे कहते हैं जानेंगे, आर्यव्रत किसे कहते हैं, जो एक और भी है पूरा अगर देखें सभी को आर्यव्रत कहते हैं वैसे तो, बाकी बताएंगे मैप के जरिए भी, तो आर्यव्रत किसे कहते हैं ये भी अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो इनके बारे में क्या है डिटेल से जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले फिर बाद में देखेंगे आपका जो सप्तसेंद्र प्रदेश है, जो आर्य हैं आपके सप्तसेंद्र प्रदेश से क्या है पूरे संपूर्ण भारत में फैल गए हैं, ऐसा कौन कहते हैं, आपका अविनाश चंद्र है। अविनाश चंद्र जी कहते हैं कि सप्तसेंद्र प्रदेश से क्या है आपके आर्य आए हैं या उन्होंने क्या है विकास किया यहाँ से। उसके बाद देखेंगे आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश से, अभी मैप में जानेंगे ब्रह्मर्षि प्रदेश कैसे कहते हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश के लिए कौन कहता है आपका जीएन झा, ये आपका गंगानाथ झा है। गंगानाथ झा आपका मध्य जो देश है इसे कौन कहते हैं राजवली पांडे। तो इस प्रकार देखिए हमने तीनों चारों मत देख लिए। जब के इतिहासकार हैं ऐसा कौन कहता है, एक बार और जान ले कि कश्मीर से एल डी कल्लर कहते हैं, सप्तसेंद्र प्रदेश से अविनाश चंद्र कहते हैं आपके, ब्रह्मर्षि प्रदेश से आपके जीएन झा कहते हैं, और क्या है मध्य देश से आपको कौन कहता है राजवली पांडे जी कहते हैं। अब एक बार मैप के जरिए जान ले, मैप और बना ले, उसके बाद में क्या है हम मैप के जरिए जानेंगे कि क्या है सप्तसेंद्र प्रदेश कौन सा है, ब्रह्मर्षि प्रदेश कौन सा, और क्या मध्य देश कौन सा है, और आपका आर्यव्रत कौन सा है, इनके बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले मैप और बना ले आप। अगर सबसे पहले मैप आप देख सकते हो, मैप हमने जैसा भी है तैयार कर दिया। उसके बाद देखेंगे एक तो आपका कश्मीर में है, कश्मीर वाला इलाका देखेंगे तो हमारा ये है आपका कश्मीर में कौन कहता है आपका एल डी कल्लर, लिख देते हैं इस बार भी एल डी कल्लर। जो आपका सप्तसेंद्र प्रदेश है, जैसे हमें पता है आपका जो मानसरोवर से क्या है आपका सिंधु नदी निकलती है, और उसके बाद में क्या है यहाँ से कुछ नदी क्या है इसमें जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार देखेंगे तो आपकी वैसे 5 नदियां हैं मुख्य मुख्य, परंतु क्या है फिर भी आपका गोमुल है और क्या है कुर्रम जो नदियां हैं आपके इधर से आकर मिलती हैं, उनसे मिलाकर क्या है यहाँ से 7 नदियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार का ये वाला इलाका है जो, इससे कौन कहता है आपका सप्तसेंद्र प्रदेश में आपको कहता है अविनाश चंद्र कहते हैं, अविनाश चंद्र। ब्रह्मावर्त, तो उसकी बात करें तो ब्रह्मावर्त कौन कहते हैं आपके, ब्रह्मावर्त की बात करें तो आपका जो देखें तो ब्रह्मर्षि प्रदेश और ब्रह्मावर्त में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम ब्रह्मावर्त की बात करें तो हरियाणा, पूरा दिल्ली, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये हमारा क्या है ब्रह्मावर्त कहलाता है। अगर जो देखिए जो ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है आपका, जैसे ये गंगा है ये यमुना है, तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है और तथा क्या है इसके आसपास का भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है ब्रह्मर्षि प्रदेश। ये आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता है। उसके बाद देखेंगे तो मध्य देश कौन सा है, मध्य देश की बात करें जो आपका जैसे जो आपका हिमालय है तथा ये जो आपका विंध्याचल क्षेत्र है, हिमालय तथा विंध्याचल जो क्षेत्र है आपका, इनके जो बीच में क्षेत्र है वो टोटली क्या है आपका क्या कहलाता है, उसे हम क्या है मध्य देश कहते हैं। ये आपका मध्य देश हो गया, इसे मध्य देश कहते हैं। जिसमें क्या है आपका बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये टोटली जो इधर वाले राज्य हैं वो भी क्या है इंक्लूड हो जाएंगे इसमें मध्य देश में। अगर देखेंगे आपका आर्यव्रत है क्या, अब जानेंगे हम जो आर्यव्रत आपका जो संपूर्ण है पूरा, अगर टोटली देखें तो हमारा टोटल क्या कहलाएगा आपका आर्यव्रत कहलाएगा, आर्यवर्त कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमने मैप के जरिए भी क्या अच्छे प्रकार से देख लिया है कि जो आपका देसी मत है, देसी मत में कौन आपके जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर है, आपका सप्तसेंद्र प्रदेश है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है, मध्य देश है। इस प्रकार क्या हमने संपूर्ण रूप से एक तरीके से देख लिया है कि किस प्रकार एक तरीके से किसने क्या क्या मत दिए हैं। यहाँ से क्या है एक छोटा सा पॉइंट और जान ले कि अगर हम देखें, हमने अभी आपको बताया था जो वैदिक काल में आपका जो कालखंड के बारे में बताया था, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपका
ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कहाँ पर थे, आपका इसी प्रदेश में है। अगर इसी प्रदेश में देखेंगे, जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश है, जो सिंधु नदी जो नदी है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसी में क्या है वो निवास करते थे। उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे उन्होंने क्या है अपना विस्तार क्या है यहाँ पर गंगा तथा यमुना नदी के जो क्षेत्र में है इसमें विस्तार किया है। अगर जाने तो ये आपका हो जाएगा क्या है, अगर देखें यहाँ से ऋग्वेद की जो रचना क्या हुई है, आपका सप्त सिंधु प्रदेश में आपका ऋग्वेद की रचना हुई है। जानने की कोशिश करें बिल्कुल बारीकी से। उसके बाद देखेंगे आपका जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में क्या है आपका देखेंगे, जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जो रचना क्या है आपका टोटल जो भी है आपका, जैसे अगर देखेंगे आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सभी की रचना क्या यहाँ पर हुई है, इस क्षेत्र में हुई है। तो ये और जान ले कि हमारा ऋग्वैदिक काल का समय ये रहने वाला, इधर साइड स्थिति देखें इसकी, और हमारा जो अन्य है जो बाकी उत्तर वैदिक काल है वो आपका इस क्षेत्र का रहने वाला है। ये और चीज़ हमें जानने के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार के हमने मैप के जरिए अच्छे से प्रकार से जान लिया कि कौन कौन है। अब थोड़ा सा विदेशी मत और जान लेते हैं। हमने क्या है अब देसी मत जान ली है और विदेशी मत और जान लेते हैं। जैसे आपका मैक्स मूलर है, ठीक, तो मैक्स मूलर के मत को ही हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं आपका मध्य एशिया है, जो मध्य एशिया आपका चीन का जो कुछ साइड है, इस प्रकार देखें मध्य एशिया से यहाँ से जो चीन है, तिब्बत व कुछ का जो क्षेत्र है, इससे साइड से क्या है आए थे। एक इतिहासकार देखेंगे जो आपका पामीर का पठार है, जो यहाँ से भी मतलब होते हैं, कहते हैं भाई। अब एक तरीके से आप इस इमेज को देखें तो इमेज में क्या है आपको टोटली डिटेल हम बना देंगे कि किस प्रकार क्या है, कौन कौन क्या है, क्या कहता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ से मैक्स मूलर आपका वो क्या कहते हैं मध्य एशिया, जो मैंने आपको बताया था, जो बैक्टीरिया वाले क्षेत्र है। गाइल्स क्या कहते हैं, ये हंगरिया है क्या, डैन्यू नदी घाटी के से आए जो आर्य हैं, ये कहते हैं गाइल्स कहते हैं। पेंक और हर्ट क्या कहते हैं कि जर्मनी का स्कैंडिनेवियन, और ये कहते हैं कि यहाँ से आए थे आर्य हैं जो। आपका नेहरिंग और क्या है गार्डन चाइल्ड कहते हैं दक्षिण रूस से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। गंगानाथ जहाँ जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ब्रह्मर्षि प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मर्षि देश। उसके बाद देखेंगे आपका अश्विनी चंद्र दास और क्या है डॉक्टर संपूर्णानंद, दो अलग अलग है, ये कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश से ही आए हैं। उसके बाद देखेंगे दयानंद सरस्वती एवं क्या है पार्टीजर, ये क्या कहते हैं आपका तिब्बत से आए हैं। आपका जो एनसीईआरटी कहती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कहती है आपका ये क्या है अल्पस पर्वत के क्या है पूर्व में क्या है यूरेशिया के पास से आए हैं। जो आपका यूरेशिया वो आपका पार्ट है यूरोप तथा एशिया के जो बीच में जो आपका है अल्पस पर्वत है, यहाँ से। राजवली पांडे मैंने आपको बताया था वो क्या है मध्य भारत की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से इनका उत्थान हुआ है। उसके बाद में आपका देखेंगे एलडी काल या कलर, जो मैंने आपको बताया एलडी काल या काला, ये एलडी कलर है आपका क्या है कश्मीर और हिमालय की बात करते हैं। आपका डी एस त्रिवेदी है वेदिका प्रदेश की बात करते हैं, जो आपको मुल्तान वाला क्षेत्र पाकिस्तान में है ये। उसके बाद देखेंगे आपका बेनफे, ये किसकी बात करते हैं आपका काला सागर से आए हैं आर्य। तो इस प्रकार अगर देखें हम तो विभिन्न विभिन्न इतिहासकार क्या है विभिन्न विभिन्न हमें बताते हैं क्षेत्रों के बारे में। इस प्रकार अगर देखें हमने देसी मत तथा आपका विदेशी मत दोनों ही अच्छे प्रकार से जान लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है आपका स्रोत रहने वाला है, स्रोतों के बारे में और जान लेते हैं। अब अगर देखें हम स्रोत की बात करें, परंतु क्या है एक पॉइंट और रह गया था पीछे, स्रोत से पहले क्या उस पॉइंट को और जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपका आर्य है, जब हमने क्या है आपके उत्पत्तिकर्ता बताए थे कौन है आर्य थे, जो क्या है विभिन्न विभिन्न क्या है इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य है कहाँ से आए हैं। बाकी क्या है बहुत सारे इतिहास कहते हैं देसी मत तथा विदेशी मत, अभी हमने जाना था टोटली तरीके से अच्छे प्रकार से देखा था। परंतु क्या है हम आर्य जो शब्द है इसका थोड़ा सा और व्याख्या जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे, इसके बाद हम स्रोत जानेंगे। तो जो आर्य शब्द है वो क्या है अर्ध धातु से बना है, संस्कृत के अर्ध धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है आपका महान, श्रेष्ठ, कुलीन, साधु, अगर देखें इस प्रकार हमें क्या है जो आर्य शब्द का ही मतलब है, आर्य शब्द का क्या है अर्ध धातु से निकला है। आर्य का मतलब क्या है आपका महान है, श्रेष्ठ है, कुलीन है, साधु और स्वामी सज्जन, ये सभी के आर्य के देखेंगे तो शब्द से या अर्थ निकलते हैं ये। उसके बाद देखेंगे जो आर्य शब्द है ऋग्वेद में इसका क्या है 33 बार, अगर ऋग्वेद में बात करें आपका ऋग्वेद इसका क्या है 33 बार वर्णन है या 33 बार वर्ड का या यूज किया गया है आपका किसमें ऋग्वेद में। अगर सबसे पहले देखेंगे आर्य शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया है तो आपका मैक्स मूलर ही है वो।
मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार हम जान लिया है हमने कि क्या है आर्य शब्द का मतलब क्या है। ये ऋग्वेद में क्या है 33 बार आया है। उसके बाद देखेंगे जो इसने क्या है किसने सबसे पहले जो आपका आर्य है उसका इस्तेमाल किया, तो मैक्स मूलर ने क्या है आपका इस्तेमाल किया है। जो मैक्स मूलर वो व्यक्ति हैं जो आपका आर्य का स्थान कहाँ से बताते हैं, जो मध्य एशिया जो बैक्टीरिया वाले क्षेत्र है वहां से बताते हैं। अगर आर्य की बात करें, अगर हम आर्य की बात करें तो ये क्या है कोई जाति सूचक नहीं है या कोई जाति सूचक या नस्ल सूचक नहीं है। अगर आर्य की बात करें ये एक भाषा सूचक है, एक भाषा को जो आपका आर्य है वो क्या है आपका भाषा सूचक है, ना कि जो आपका किसी नस्ल को बताता है और ना ही किसी देखेंगे तो किसी जाति को या किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका किसी भाषा को हो, क्योंकि एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने क्या है यहाँ पर आए हैं, वो एक ही गुट के हैं, एक ही उसके हैं। तो कोई नस्ल दोबारा बता दे, कोई नस्ल या कहें तो किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर देखें जो आर्य है, हम आगे जानेंगे जो अगले पार्ट्स में जानेंगे कि जो आर्य है किस प्रकार कहाँ से आए हैं, वो मध्य एशिया या अन्य स्थानों से भारत आए हैं, वो एक शाखा में नहीं आए। अगर जानने की कोशिश करें जो आपके आर्य है एक शाखा में नहीं आए। सबसे पहले जो आपका एक जो शाखा आई थी वो भारत आई है, उसे एक तरीके से किस प्रकार क्या है अनार्य कह दिया गया है। जो बाद में जो आर्य आए हैं उन्होंने क्या है सभी पर जगह पर क्या है अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया है, और उन लोगों को भी क्या है अनार्य जो जिन्हें कहा था जो पहले आए थे उन्हें भी एक तरीके से क्या है जो आपका निम्न स्तर पर या निम्न जाति में उन्हें रख दिया गया है। किस प्रकार हम जानेंगे जब का समाज पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो इस प्रकार क्या हमने आर्य के शब्द के बारे में जान लिया है। आई होप बिल्कुल अब एक पॉइंट था बस ये आर्य वाला। आई होप बिल्कुल आपके सभी जो पॉइंट्स आपके समझ में आ होंगे, और एक भी क्या है पॉइंट यहाँ से हमने क्या है छोड़ा नहीं। अब तो अभी आप स्रोतों के बारे में और जानेंगे, देखेंगे कि स्रोत आपके कौन कौन से हैं और ए टू जेड इनके बारे में क्या है वर्णन करेंगे। अब तो स्रोत देखेंगे तो हमारे पास भी जो भी हमें प्राचीन भारत में जिस भी अगर संस्कृति को पढ़ें तो हमारे पास क्या है दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। सबसे पहले आपका पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है। दूसरी बात करें तो हमारे पास होते हैं आपका सहायक स्रोत, साहित्यिक स्रोत होते हैं। इस प्रकार क्या है हमने दो प्रकार के स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और आपके साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले क्या हम पुरातात्विक के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो साहित्य है वो तो काफी लंबा रहने वाला है, फिर इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और साहित्य के बारे में। उसके सबसे पहले देखेंगे आपका पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या जाएंगे। अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है इसे हम भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सॉरी दो में ही करेंगे डिवाइड। तो इसे भी क्या हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका ओसीपी है जो आपका गैरिक मृदभांड है, गैरिक मृदभांड। ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, गैरिक मृदभांड देखें तो ये हमारे क्या ऋग्वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। जो ऋग्वैदिक काल की जो विशेषता है मृदभांडों की ओसीपी है। उसके बाद देखेंगे आपका जो गैरिक है ओसीपी देखें तो गैरिक मृदभांड है। उसके बाद देखेंगे आपका जो उत्तर वैदिक काल में आपका NBPW, ये आपका देखेंगे आपका उत्तरकाली पॉलिश मृदभांड, ये रहने वाले आपके उत्तरकाली पॉलिश मृदभांड। ओसीपी और क्या NBPW ये आपका उत्तर वैदिक काल के हैं, ये आपका ऋग्वैदिक काल के हैं। इस प्रकार क्या है हमें बर्तन जो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अब जानेंगे साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे में और जान लें। तो साहित्यिक स्रोत में अगर देखें हमारे पास में इन्हें हम क्या है चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखें तो इन्हें भी क्या हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे वेद, उसके बाद में आ जाएंगे हमारे ब्राह्मण, फिर आ जाएंगे आपके उपनिषद, उसके बाद आ जाएंगे हमारे आरण्यक, जिन्हें हम क्या वेदांग भी कहते हैं।
वेदांग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, ये सबसे, अगर देखें क्रम में देखें तो सबसे एंड में अंतिम में लिखे गए हैं, इसे क्या है हम वेदांग भी कहते हैं। और अभी इनके बारे में जानेंगे टोटली एक तरीके से अच्छे से। तो सबसे पहले हम वेदों की चर्चा करें तो जो वेद हैं आपके कितने हैं, 4 हैं। वेदों की चर्चा करें तो आपके वेद आपके 4 हो जाएंगे। सबसे पहले आपका ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार क्या है, हमारे सामने 4 वेद हैं। देखिए आपका जो ऋग्वेद है, हमने क्या है, दोबारा से वही पॉइंट पे बात करेंगे। जो आपका ऋग्वेद है, इससे पहले हमने जाना था कि जो आपका वैदिक समय है, जो वैदिक संस्कृति, इसे हम क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आपका ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। जो आपका ऋग्वैदिक काल का समय था आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी का था। तो इसका समय है, ये क्या है, एक अकेला ऋग्वैदिक काल का ही समय है। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, आपके तीनों आ जाएंगे, और क्या है आपका ब्राह्मण, उपनिषद और क्या है आरण्यक। ये सभी के सभी काउंट किस में होंगे, आपका ये उत्तर वैदिक काल में काउंट होंगे। ओनली ऋग्वैदिक काल है जो ऋग्वैदिक काल में है, इसलिए उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है, क्योंकि उसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, इसलिए उसे ऋग्वैदिक काल कहा है। क्योंकि अकेला क्या है, ऋग्वैदिक काल की रचना जो है आपका 1500 से 1000 में हुई है। बाकी जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसमें आपका वेद है, वेद में भी आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक है। इनकी रचना क्या है, उत्तर वैदिक काल में सभी की हुई है, तो इसलिए क्या है, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अगर देखिए आपका एक और यहाँ से वर्ड निकल कर आता है सामने, इसे भी हटाकर, इसे कहते हैं वेद त्रयी। क्योंकि क्या है, अगर इनकी बात करें, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इनकी अगर देखें जो इसमें श्लोक हैं, जो इनकी जाति है देखिए समान है, तो इन्हें क्या वेद त्रय कहा है। जो वेद 1, 2 और 3, जो वेद 3 वेद का है। अगर अथर्ववेद की बात करें, अब आप समझ आएंगे थोड़ा सा कि अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपका किसका वर्णन है, जादू, टोना, टोटका, इसका वर्णन है। परंतु क्या ऋग्वेद में देखेंगे आपका जो देव, मतलब देव है, देवता है, उनका क्या है उपासना की गई है, उनकी ही एक तरीके से स्तुति की गई है, उन्हीं का वर्णन है इसमें आपके तीनों में। बाकी अथर्ववेद का विषय देखेंगे, अथर्ववेद का विषय इनसे डिफरेंट हमें नजर आएगा, इसलिए क्या है इन तीनों को हम क्या है वेद त्रयी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे आपका ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मणों की बात करें तो वेदों की जो भाषा थी थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट देखिए, डिफिकल्ट है, वो कठिन है, तो उन्हें कठिन को क्या है आसान बनाने के लिए क्या है हमारे ब्राह्मणों की रचना हुई है। उसके बाद देखेंगे आप उपनिषद। 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, इन्हें सबसे पहले आपका आरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। उपनिषदों को क्या वेदांग कहा गया है। यहाँ से अगर देखें थोड़ा सा फ्लो में हो जाता है, तो अगर देखें वेद है, ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, उसके बाद में है उपनिषद है, तो उपनिषदों को वेदांग कहा गया है। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक को सुधार लेना, उपनिषदों को वेदांग कहा गया क्योंकि क्या है इनकी जो है रचना सबसे बाद में हुई है। अगर आरण्यक की बात करें तो आरण्यक का मतलब होता है जो जंगलों में लिखे गए हैं। आरण्यक है जो आपके ये जंगलों में लिखे गए हैं, इसलिए क्या है जो इनका जो विषय है, विषय क्या है आपका क्या रहा है, जैसे कि हम कौन है, संसार किसने बनाया है, संस्कार की क्या है जो रचना है किस प्रकार हुई है। तो अगर देखिए पारलौकिक ज्ञान की बात करते हैं, इसी प्रकार देखें आपका उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, जो गुरु के पास जो समीप बैठ कर क्या है ज्ञान प्राप्त करना। इसमें अगर चर्चा करें, इसमें किसका विषय है, तो इसमें क्या है यही विषय है, आपके पारलौकिक बातें की गई हैं, परंतु क्या है गुरु और शिष्य के बीच में बातें हैं। इस प्रकार क्या है हमने इनके बारे में स्रोतों के बदलने आपके वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इसके बारे में चर्चा है। अगर देखें आपका ये है, इन सभी के बारे में जो आपके नेक्स्ट पार्ट बनेंगे उसके बारे में आप चर्चा करेंगे एक एक करके, जैसे वेद है, पुराण है, सबके बारे में चर्चा करेंगे आगे चलकर हम। उसके बाद में अभी हम क्या है एक विदेशी कुछ स्रोत जान लेते हैं, जैसे आपका हित्ती है, मितन्नी कबीला है, आपका तुर्की में थे ये, इनके बारे में जैसे बोग जो कोई अभिलेख है उनसे और जान लेते हैं, उनके बारे में पहले से इरेज कर लेते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले आपका एशिया माइनर का बोगजकोई
अभिलेख है, और दूसरा एक और आपका कस्य अभिलेख। इसका समय क्या है 1600 BC रहा है। इसका समय देखेंगे तो आपका 1400 BC है, 1400 ईसी पूर्व है। अगर यहाँ से गौर से देखें, जो आपका एशिया माइनर का जो बोगजोग अभिलेख है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, क्या किस चीज़ का वर्णन है देखेंगे तो इसमें जो वेद में जो 4 देवता उनका वर्णन है अभी जानेंगे। तो इसका समय कब है 1400 ईस्वी पूर्व है। अगर यहाँ से जानने की कोशिश करें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें मिलेगा कि जो आपका आर्य हैं वो कब आए हैं। आर्य आपके भारत में आए हैं 1500 से लेकर आपका उसके आसपास के मतलब समय में आए हैं। तो ये वही समय है जब क्या है आपका क्या रहा है, ये आपका वेदों का समय रहा है। 1500 से लेकर 1000 में ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में क्या है, उसके बाद का हम 600 तक उत्तर वैदिक काल देखते हैं। परंतु अगर देखें ये वही समय है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके देवता हैं वही समान है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो आर्य हैं वो क्या है भारत के नहीं है, ये एक तरीके से क्या है कहीं विदेश से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं ये बिल्कुल अभी तक पूर्ण रूप से जान नहीं पाए, परंतु फिर भी क्या है जो मैक्स मुलर है उसी के ज़्यादा हम बात करते हैं कि उन्हीं के मत को ज़्यादा मानते हैं कि आपका जो मध्य एशिया से आए हैं, परंतु ये वही समय है। तो सबसे पहले जानेंगे आपके यहाँ पर जो बोगजोग अभिलेख है, सबसे पहले क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से क्या है आपके 2 कबीले हैं, एक आपका 2 कबीले हैं। सबसे पहला आपका कबीला है हित्ती, दूसरा आपका कबीला है मितन्नी। हित्ती कबीला तथा मितन्नी, यहाँ पर देखेंगे 2 कबीले हैं। अब देखेंगे इसके शासक कौन कौन है, राजा और जान लेने में से। हित्ती से आपका सुब्बिलिम्मा, और मितन्नी से आपका मती उ अजा। ये आ जाएगा आपका, ये 2 क्या है सरदार कहेंगे। अगर देखें तो हित्ती कबीले और मितन्नी कबीले के 2 राजा हैं। ये कहाँ से आपका एशिया की बात है, और एशिया में देखेंगे तो आपका जो तुर्की की बात हो रही है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपके, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके तुर्की की। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि जो एशिया माइनर का जो बोगजोग अभिलेख है वो कहाँ का है, तो आपका तुर्की का है। इसमें क्या है 2 राजाओं के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के बाद में क्या है एक संधि होती है, और संधि के बाद में क्या है इन दोनों से क्या है कसम खिलाई जाती है। कसम तक की बात तो ठीक है, कसम खिलाई जाती है, परंतु हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है इसी में कसम में क्या है आपके जैसे हम माता पिता की या किसी देवता की कसम खाते हैं, इसी प्रकार क्या है यहाँ भी इन्हें क्या है 4 देवताओं की कसम खिलाई गई थी। वो जो देवता है आपके वो भारत में ही ज़्यादा प्रचलित थे। अगर सबसे पहले देखेंगे तो आपका कौन कौन से देवता हैं, वो इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। इस प्रकार देखेंगे तो ये 4 देवता हैं। अगर इन्हीं देवताओं की बात करें तो हमारे वेदों में भी क्या है इनका वर्णन है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। इन 4 देवताओं का क्या है वर्णन हमारे इस प्रकार क्या है। हम देखते हैं कि जो आर्य है लगता है हमें क्या है कि वो क्या है किसी देश से या कहीं बाहर से आए हैं, इस प्रकार हम जान सकते हैं। तो अगर देखें आज क्या है हमने इसकी जो भूमिका है, जो इसके देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो अच्छे प्रकार से देख लें, कवर कर लिए हैं। इसके बाद में क्या है तो हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हम टोटली चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद काल को देखेंगे, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ऋग्वेद के काल की बात करें तो उसका समाज किस प्रकार का है, उसमें अगर देखेंगे तो हमारा सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, और उसकी क्या है आर्थिक स्थिति कैसी है, सभी के प्रकार हम जानेंगे, अच्छे प्रकार से जानेंगे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में हम अच्छे प्रकार से जानेंगे। इस प्रकार क्या हम टोटली चैप्टर को क्या है इसे कवर कर लेंगे। तो आई होप क्या है ये चैप्टर आपको यहाँ तक अच्छे प्रकार से समझ आया होगा। अब क्या है मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा और नेक्स्ट ही वीडियो में। और अब तक के लिए हमें क्या है विदा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।